नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चंपावत जिले के टनकपुर कैंप से यात्रियों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए उनकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य का संदेश भी अपने अपने क्षेत्रों तक पहुंचाएं। उन्होंने यात्रियों से धारचूला और अन्य पड़ावों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने की भी अपील की। उनका कहना था कि इससे स्थानीय कारीगरों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान यात्रा से जुड़े अधिकारियों और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा। प्रशासन ने बताया कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से अपनी यात्रा पूरी कर सके। वहीं उत्तराखंड के मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में शनिवार को महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज के छात्र छात्राओं को उनके जीवन, कार्यों और ऐतिहासिक योगदान की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत में आधुनिक सर्वेक्षण व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। उनके सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क का संग्रहालय पर्यटकों को इतिहास से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। साथ ही उन्होंने मसूरी के समग्र इतिहास, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक अलग संग्रहालय स्थापित करने की आवश्यकता भी जताई। पर्यटन विभाग के हीरालाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन नई पीढ़ी को ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन राजाज एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। सहायक महाप्रबंधक केशव चंद ने कहा कि युवाओं को जॉर्ज एवरेस्ट की विरासत से परिचित कराना इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। नगर के लिए और देहरादून जिले और पूरा उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना ग्रेट आदमी हमारे मसूरी में लगभग 12 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के व्यतीत किए। और आप जैसे सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसका नाम इन्हीं के ऊपर है। माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही है। वैसे उनका पहले पुराने नाम थे, गौरी शंकर पर्वत भी कहते थे, टिबेटन नाम थे, नेपाली नाम थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे कहा कि पीक 15 जो है उसका कोई नाम नहीं है। काफ़ी सजेशन लिए तो बाद में रॉयल जियोग्राफिकल जो सोसाइटी थी इंग्लैंड में, उन्होंने फिर ये डिस्कस किया। जॉर्ज एवरेस्ट ने तो अपनी लाइफ उनमें कभी ये कहा नहीं कि मेरा नाम ऐसे दिया जाए, लेकिन उन्होंने इतना काम एशियन ज्योग्राफी के लिए किया था कि इससे योग्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इनको ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में इनका नाम दिया और इनको अमर कर दिया। और जो ये इनके बाद जो सर्वेयर जनरल हुए हैं मसूरी में, वो इंडिया के सर्वेयर जनरल हुए एंड्रू स्कॉट वॉ, वो मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और सर्वेयर जनरल भी रहे। और ये 1823 से लेकर 1832 तक सुपरिटेंडेंट रहे ग्रेट ट्रिगोमेट्रिकल सर्वे के, और उसके बाद 1832 से 1843 तक ये सर्वेयर जनरल और जीटीएस के सुपरिटेंडेंट डुअल थे, मतलब इनकी पोस्ट डबल थी। उसके बाद 1843 में यहाँ से चले। वहीं उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र के बरी अंजनिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 3 जुलाई की शाम काली माता मंदिर के पास खेत में पहुंचे कुछ लोगों ने दिनेश जोशी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। परिवार का कहना है कि अगर ग्रामीण बीच बचाव नहीं करते तो वो बड़ी घटना हो सकती थी। मामले की शिकायत 17 मील चौकी में देकर सुरक्षा की मांग की गई थी। पीड़ित चंद्रबदन जोशी का दावा है कि उनका परिवार पिछले करीब 60 वर्षों से संबंधित भूमि पर खेती कर रहा है और जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद शुक्रवार रात कुछ लोग 2 वाहनों में गांव पहुंचे और 3 राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर खटीमा पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसआई CK आर्य और चौकी प्रभारी राकेश राय ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग और अन्य आरोपों की जांच की जा रही है तथा तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भूमाफिया लगातार सक्रिय है। आज से पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मैंने ये बात उठाई थी कि अशोक फार्म में जो दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन की उपस्थिति में बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टरों से
125 एकड़ जमीन को जोता गया, तो विधानसभा सत्र के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसमें 145 की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई न होने से भूमाफियाओं के और हौसले बुलंद हो गए। भूमाफिया और सरकार मिली हुई है ऐसा प्रतीत होता है। अरे मैं खेत में था, खेत में अपना काम कर रहा था, तो मैं बगिया में आया बैठने के लिए, तो 2 गाड़ी में आए वो बंदे, वो आधे दूर तक गए, लौट के आए तो गाली करने लग गए। वो ये जो घटना हुई है इस पे भूमि का विवाद है। ये हमारे बुजुर्गों द्वारा आज से 60 साल पहले जमीन ली गई थी, जिसमें अब भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की। वहीं चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा हेरफेर के मामले में जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति को पूरे प्रकरण की जांच कर 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो बद्री केदार मंदिर समिति BKTC के मुख्य कार्यकारी CEO सोहन सिंह रांगड़ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जांच समिति सभी संबंधित तथ्यों और अभिलेखों की गहनता से पड़ताल करेगी। समिति में BKTC के CEO के साथ प्रभारी अधिकारी केदारनाथ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके। बताया जा रहा है कि समिति चढ़ावे के प्रबंधन, लेखा जोखा और उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। जांच के दौरान अगर किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। फिलहाल समिति ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सभी की निगाहें 1 हफ्ते बाद आने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक युवती के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक सवार एक युवक ने चलती कार के साथ साथ चलते हुए युवती की तस्वीरें खींची और मोबाइल फोन से लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। इस घटना के बाद युवती ने थाना बिहारीगढ़ पहुंचकर लिखित शिकायत दी। जानकारी के अनुसार युवती अपने परिजनों के साथ कार से देहरादून से पानीपत जा रही थी। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर एक बाइक सवार युवक उनकी कार के पास आ गया और कथित रूप से मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि युवक काफ़ी दूर तक कार का पीछा करता रहा, जिससे वो और उसके परिजन भयभीत हो गए। घटना के बाद युवती ने थाना बिहारीगढ़ में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे CCTV कैमरों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में शारदा तटबंध निर्माण परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और क्षेत्र के लोगों से संवाद कर विकास कार्यों पर चर्चा भी की। चलिए, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, गोलजू महाराज की, बाराही मैया की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा बयानधुरा की, रणकोची मैया की, हमारे सभी देवी देवताओं की। आज शारदा तटबंध निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री गोविंद सावंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, हेमा जोशी जी, दर्जा मंत्री किरण देवी जी, दर्जा मंत्री मुकेश महाराणा जी, मनोज कालाकोटी जी, आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, सुभाष बगोली जी, निर्मल महरा जी, श्रीमती पुष्पा विश्वकर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष पंचायत की, श्रीमती सरस्वती चंद जी, जिला पंचायत सदस्य दीपक रजवार जी, प्रकाश तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता शंकर पांडे जी, हर्षवर्धन रावत जी, पूरन महाराज जी, जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया जी, सुनीता मुरारी जी, मुकेश जोशी जी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा दीपा जोशी जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा गोलू जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुलसी कुंवर जी, कमलेश भट्ट जी, विपिन कुमार जी, नगर पालिका के अध्यक्ष रेखा देवी जी, बनबसा की खटीमा के श्री रमेश चंद्र जोशी जी,
हमारे वरिष्ठ नेता शिवराज कठायत जी, रोहतास अग्रवाल जी, यहाँ की ग्राम प्रधान उचोली कोट श्रीमती पूजा महर जी, सरस्वती बोरा जी, प्रधान गरंडाखाली, हेमा जोशी जी, ग्राम थोलखेड़ा, श्रीमती कंचन देवी जी, और हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं श्री नित्यानंद भट्ट जी, और सभी उपस्थित मेरे सामने बैठे हुए हमारे वर्मा जी वहाँ से आए हैं, बोरा जी हैं, सतीश पांडे जी हैं, सैलू और केसी, हमारा कैलाश, सोनू भाई, मदनदा, हमारे बबोली जी, और सभी, मैं अब एक एक का नाम लूँगा तो बड़ा, उर्मिला चंद जी बैठी हैं यहाँ पर, हमारे सभी आए हुए, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी ग्राम प्रधान, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, विभिन्न गांवों से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, हमारे सभी मीडिया के मित्र, हमारे हरीश भट्ट जी, लड़कोची मैया के भक्त, और सब आए हुए भाई बहनों, सभी सरकारी विभागों के अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारी मनीष जी और मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक रेखा जी समेत सभी अधिकारीगण। मैं आज के इस अवसर पर हमारे जिला प्रभारी हिमांशु जी, मैं इस अवसर पर आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आज आप मां शारदा के इस पावन सानिध्य में, मोहित बैठ जाओ, एम.आर. चंद जी है, मोहित जी है, हमारे पाठक जी है, तमाम, तो मैं आप सबका आज बहुत ही शानदार अवसर है जब यहाँ तटबंधों के निर्माण की 60 करोड़ की योजना का आज शिलान्यास हुआ है। आप सब उपस्थित हैं, मेरे सब चंपावत, टनकपुर, आसपास के क्षेत्रों के, बनबसा के सभी परिवारजन आज यहाँ पर आए। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सबने आज मेरा इतने जोरदार तरीके से स्वागत किया, सच में मैं बहुत भावुक हो गया। मेरी माताएं, मेरी बुजुर्ग माताएं जब मेरे सर पर अपना हाथ रख रही थी, मेरी बहनें मेरा तिलक कर रही थी, और मेरे नौजवान साथी अनवरत रूप से न रुकने वाले नारे लगा रहे थे, और भाइयों बहनों, आपने मेरा इतना स्वागत किया, इतना मुझे ऊर्जा प्रदान की। हमारे मीडिया के मित्र बहुत इसको कल जो है, आज जो हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इनको कई लाखों लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे मीडिया के भी सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरा स्वागत किया। भाइयों बहनों, मैं जब भी इस माँ पूर्णागिरी की भूमि पर आता हूँ, ये मारदा के सानिध्य में जब भी मुझे अवसर मिलता आने का, तो सच में मैं आपके बीच में एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आता, बल्कि मैं अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में, आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबके बीच में आता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवारजनों से मिलने जा रहा हूँ, और मुझे इसकी हमेशा प्रतीक्षा रहती है। आज मैं अभी गोविंद सावंत से कह रहा था, मैंने कहा यार कितनी बार आ गए, देखो तो टनकपुर बनबसा, चंपावत, खटीमा, कितनी बार हो गया, सैकड़ों बार, लेकिन बार बार जैसे कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। क्योंकि आपका प्यार, आपका ये लगाव, आपका ये स्नेह, आपका ये दुलारपन, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे देवभूमि उत्तराखंड के लिए रात दिन एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना रात दिन काम करने की शक्ति देता है, मुझे ऊर्जा देता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं
टनकपुर केवल चंपावत जनपद का एक प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि ये हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण नगर है। और इस भूमि पर जहाँ एक तरफ माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद बसता है, दूसरी तरफ माँ शारदा इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा बनकर अविरल रूप से बहती रहती है। यहाँ से जाकर पूरे देश के अनेक स्थानों को जल और जीवन देने का काम करती है। और शारदा नदी ने सदियों से हमारी इस माटी को समृद्ध करने का काम किया है। किसान भाइयों को पानी उपलब्ध करवाया है, सिंचाई उपलब्ध कराई है, उनको अन्नदाताओं को नवजीवन दिया है और लाखों परिवारों की आधार ये माँ शारदा है। अगर माँ शारदा न हो तो वहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जल होता है, जहाँ जल होता है वहीं समृद्धि होती है, जहाँ जल होता है वहीं हरियाली होती है, जहाँ जल होता है वहीं जीवन होता है। कहते हैं ना, जल बिन सब शून्य, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बरसात के दिनों में माँ शारदा अपने रौद्र रूप में आ जाती है और पूरा हमारा ये इलाका यहाँ से लेकर आगे तक बोधी भूड़ तक जहाँ जहाँ तक शारदा जाती है, और टनकपुर के आसपास का तो बहुत ही छोटा, क्योंकि मैं बरसात के समय में भी अक्सर आप सबके बीच में आता हूँ, तो जब ये रौद्र रूप में आती है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। इसका तेज बहाव का डर है, किनारों के कटाव का डर होता है, बाढ़ के खतरे का डर होता है, यहाँ खेतों को नुकसान, उसके कटाव का खतरा, इन सभी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। ये प्रसन्नता का विषय, आज खुशी का विषय है। अब आप लोग आपस में उधर बात न करिए। एक बेटी, एक छोटी बच्ची ये क्या कह रही है, ये बीच में ये गुड़िया क्या कर रही है? इसको टॉपी वॉपी दो, एक मनीष एक टॉपी वगैरह दो। देखो जरा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ बेटा, बैठ 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 जा। हाँ, बैठ गई, बहुत बढ़िया। इसको एक टॉपी दीजिए, कुछ दीजिए खाने के लिए, गर्मी लग गई है इसको। आज देखिए, आज बहुत खुशी की बात है। क्या आवाज़ कम आ रही क्या? आज बड़ी खुशी की बात है कि आज इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने 60 करोड़ रुपए की धनराशि से अधिक लागत से भव्य शारदा तटबंध बनाने का निर्णय लिया। उसके शिलान्यास का कार्य आज यहाँ पर प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए यहाँ की समस्त जनता को बधाई देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, भाइयों, धन्यवाद, धन्यवाद, स्वामी जी का धन्यवाद, 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 स्वामी जी का धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शारदा तटबंध केवल सीमेंट, रेता और गारे का ढांचा नहीं होगा, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और उनके लिए भयमुक्त खुशहाल जीवन का आधार बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये परियोजना जब पूरी होगी तो बरसात का मौसम टनकपुर के लिए डर और चिंता का कारण नहीं, बल्कि नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। भाइयों बहनों, चंपावत मेरे लिए सिर्फ कर्मभूमि ही नहीं है, बल्कि ये मेरा घर भी है और आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जैसे एक बेटा अपने घर को सजाने का, संवारने का काम करता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपका भाई, आपका बेटा चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। दिन रात काम पर लगातार अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी सरकार ने लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से शारदा का नया कॉरिडोर विकसित करने का काम प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से शारदा घाट का पुनर्निर्मित विकास, रणकोची माता मंदिर का सौंदर्यीकरण, शारदा रिवर फ्रंट, एरो स्पोर्ट्स सिटी ड्रेनेज प्लान, बनबसा हेलीपोर्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाजार जैसी अनेक
महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं टनकपुर में आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए इसको 122 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल व्यवस्था भी तैयार की जा रही है, जहां 56 करोड़ रुपए की लागत से ISBT का जो काम प्रारंभ हुआ था, आज वो बढ़कर 238 करोड़ रुपए की धनराशि से इसके भव्य और सुविधाजनक विस्तारीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा जल्दी टनकपुर मोटर मार्ग 50 रुपये की लागत से आर्च मोटर पुल भी बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसके पूरा हो जाने से लोगों का आवागमन बहुत अच्छा हो जाएगा, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। भाइयों बहनों, मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसे शीघ्रता से संपन्न करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त टनकपुर राजकीय पॉलिटेक्निक का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और राजस्व भवन का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही हम इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके अलावा चंपावत में हमारे बच्चे आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में, साइंस टेक्नोलॉजी के इस एरा में पीछे न रहें, इसलिए साइंस सेक्टर 57 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यालय में बन रहा है। 430 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गोलजी कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे भाइयों बहनों, आज मुझे एक खुशी हो रही है, इसी क्षेत्र में एक गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस क्षेत्र का बना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ था, उस 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में यहीं पर रात के समय में पहली बार पूरी दुनिया के अंदर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन राफ्टिंग का रात्रि काल में हुआ था और इससे निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन बढ़ रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के ध्यान में क्षेत्र आया है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किस भाव से कह रहा हूँ। अनेक योजनाएं आज पूरी होने के कगार पर हैं, अनेक योजनाएं अभी आनी हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी शुरू भी नहीं हुई हैं और जब सारी योजनाएं आ जाएंगी तो उसके लिए कई घंटों का समय लगेगा, तब भी उनको बताया जाना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आपके इस भाई, आपके बेटे ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने का जो वचन आपको दिया है, वो वचन बहुत जल्दी आपको दिया हुआ पूरा होगा। भाइयों बहनों, आज चंपावत और टनकपुर का जो विकास हो रहा है, उसको देखकर कुछ लोगों को रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपको पता ही होगा वो कौन लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने 50 सालों तक, 60 सालों तक, कई दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी है, सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला, अपनों और अपनों की जेबों को भरने का काम किया। इनके लिए जनता केवल वोट बैंक रही। चुनाव आते ही ये लोग फिर से अपने वादों की पोटली लेकर आ जाते हैं। पहले भी आते थे, अब फिर आ जाते हैं। वोट बटोरते थे पहले और फिर 5 साल तक एयर कंडीशनर कमरों में सो जाते थे, फिर कोई सुध नहीं लेते थे चुनाव के समय के बाद। और इन्होंने उत्तराखंड के विकास को हमेशा भ्रष्टाचार के दीमक से खोखला किया। इनका एक ही सिद्धांत रहा, काम कम कारनामे ज़्यादा। जो पैसा जनता के हक का था, जो पैसा ऐसे तटबंध बनने चाहिए थे, ऐसे सड़क बनने चाहिए थे, ऐसे विश्राम गृह बनने चाहिए थे, ऐसी हमारी पार्किंग बननी चाहिए थी, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, सीमांत क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, अस्पतालों में पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा इनके चहेतों की जेब में चला जाता था। इन्होंने पहाड़ों के, दूर दराज के इलाकों का दर्द कभी नहीं समझा। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता द्वारा जो टैक्स के रूप में दिएगा एक एक रुपए का सीधे सीधे जनता के हित में
उसको लगाया जा रहा है, उसका सदुपयोग किया जा रहा है। भाइयों बहनों, टनकपुर और चंपावत की ये जो बदलती हुई तस्वीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि नीयत साफ होती है, नीति अच्छी होती है, काम करने की भावना होती है, मन में अगर जनता के लिए दर्द होता है तो विकास के काम इसी प्रकार से धरातल पर उतरते हैं। भाइयों बहनों, इन विकास कार्यों के साथ साथ हमने देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और इसकी पवित्रता और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी कड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी हम ले रहे हैं। हमने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की पावन धरा पर कोई गलत नियत से कदम नहीं रख सकता है, कोई यहाँ पर अब गलत काम नहीं कर सकता है, कोई यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई हमारी भावी पीढ़ी को असुरक्षित करने का षड्यंत्र नहीं कर सकता है। हम किसी कीमत पर यहाँ पर जो है उसको नहीं होने देंगे। इसी संकल्प के साथ हमने धर्मांतरण का कानून बनाया, देश का सबसे कठोर कानून। लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी कट्टर मानसिकताओं के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ हम न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हमारी सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके एक ऐतिहासिक कदम पूरे देश में सबसे पहले देवभूमि ने उसकी शुरुआत की है और आज पूरा देश अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसकी गूंज आज देश में ही नहीं, देश में तो इसकी चर्चा हो ही रही है, देश के साथ साथ दुनिया के देशों में, विदेशों में भी आज हमारे इस कानून की चर्चा हो रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के हमारे होनहार और मेहनती युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमने पूरे देश का सबसे कठोर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। और कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी तो नौकरियां ईमानदारी से नहीं मिलती थी, पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलती थी, नौकरियां बिकती थी, पर्चे लीक होते थे, नकल होती थी और उस माफिया राज को हमने जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज इसी कड़े कानून का परिणाम है कि बीते 4.5 वर्षों में 34,000 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवार के बेटे बेटियों को सरकारी नौकरियां उनकी योग्यता के आधार पर मिली हैं, उनको हासिल हुई है। और भाइयों बहनों, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर केवल बातें नहीं करती है, बल्कि भ्रष्टाचारियों पर सीधा प्रहार करती है। उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ, आपने देखा होगा, हरिद्वार जमीन घोटाले में जो सेवा होती है IAS अधिकारी, उन तक को भी पूरी तरह से बर्खास्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। पहले जब भ्रष्टाचार की बात होती थी तो छोटी मछलियों को पकड़ के खाना पूर्ति पूरी कर दी जाती थी। हमने इस व्यवस्था को बदलने की शुरुआत की है कि अब भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटी मछली होगी, बड़ी मछली होगी या बड़ा मगरमच्छ होगा, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो किसी कीमत पर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमने ये भी साफ कर दिया है, देवभूमि की जनता के हक पर डाका डालने वाले, युवाओं के भविष्य पर खिलवाड़ करने वाले, चाहे कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की कोठरी होगी। इस देवभूमि में अब पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, हमने आज अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जीरो टॉलरेंस की नीति मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मां शारदा के इस पावन तट पर, मां पूर्णागिरी के इस पुण्य धाम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये कार्रवाई, ये जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है जब तक उत्तराखंड को हम पूरी तरह से स्वच्छ नहीं बना देते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि कल ही मैंने
आपके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, उनके समर्थन से, उनकी शुभकामनाओं से और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष का